Hey guys, welcome back to the platform of V2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So I really hope you all are doing good. Everyone is healthy and safe. So beta, as you know that we were doing the chapter of human physiology, that is breathing and respiration, the exchange of gases, and so far we have completed the structure of lungs, anatomy and structure of lungs. We have completed the mechanism of respiration and we have done the structure of hemoglobin as well. Now we are going to start with the transport of gases, that actually कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सबसे पहले बच्चे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ऑक्सीजन उसमें जाके बाइंड कर सकता है उसकी आयरन वाले पार्ट पे, उसके हीम वाले पार्ट पे. ठीक है, अब हम करते हैं कि किस फॉर्म में ब्लड के थ्रू ट्रेवल करता है. एज यू ऑलरेडी नो दैट ब्लड इज लाइक अ ट्रेन, जिसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा. सो इट इज द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, द गैसेस वी आर गोइंग टू एक्सचेंज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. सो बेटा अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को, आपको पता होना चाहिए कहां से कहां पहुंचाना है. तो आपको पता है आपने ऑक्सीजन इनहेल की तो वो कहां पे पहुंची है, लंग्स में और लंग्स के एल्वियोलाई में. तो ऑक्सीजन कहां पे पहुंच चुकी है, एल्वियोलाई के सरफेस पे. वी हैव अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन हियर. ओके, इस ऑक्सीजन को हमें पहुंचाना कहां था बेटा, इसको हमें पहुंचाना था टिश्यूज में. टिश्यूज में पहुंचाना है या फिर कह लो सेल्स पे पहुंचाना है, टिश्यू सरफेस पे लेके आना है इसको. इतना हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को हमको कहां से कहां पहुंचाना है. ठीक, इसके लिए हमने किसकी हेल्प ली थी बेटा, ब्लड की हेल्प ली थी, द ट्रांसपोर्टेशन मीडियम. सो लेट्स से दिस इज द ब्लड. ठीक है, ये पूरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, यहां से घूमते घूमते फिर हर सेल के पास, टिश्यू के पास पहुंचेगा. हम समझना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन ब्लड में किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हमने ऐसे बना लिया कि बीच में मान लेते सारा का सारा ब्लड है. हम देखो बेटा, ब्लड में तुमको पता है कि बीच में आरबीसी भी होगा. लेट्स से दिस इज द आरबीसी. आरबीसी है ये, ठीक है, दिस इज आरबीसी एंड दिस इज ब्लड प्लाज्मा. ये प्लाज्मा है बाहर बेटा ब्लड का. ब्लड में प्लाज्मा होता है जो उसका फ्लूइड पार्ट है, उसके अलावा सेल्स होते हैं जिसमें वी आर कंसर्न विद द रेड ब्लड सेल विच कंटेन हीमोग्लोबिन. यू नो दैट कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है बेटा. लो हीमोग्लोबिन लिख देते हैं यहाँ पे कि इसके पास हीमोग्लोबिन है ढेर सारा. ठीक है, कितने कितने वैल्यूज होती है हमने लास्ट क्लास में सीखा था. अभी देखो अपने को करना क्या है, अपने को ऑक्सीजन को इधर से उठा के ब्लड में डाल के ब्लड से घुमाते घुमाते यहां पे पहुंचाना है इस ऑक्सीजन को. तो कैसे करेंगे, देखो बेटा अपन क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे ऑक्सीजन को पहले ब्लड में डालेंगे. ठीक है, पूरे के पूरे ऑक्सीजन को अपन ब्लड में डालेंगे. इस ब्लड में आने के बाद इसका 97% ऑक्सीजन हम आरबीसी के अंदर भेज देंगे बेटा, आरबीसी के अंदर भेज देंगे. और 3% ऑक्सीजन आरबीसी में नहीं भेजेंगे, ब्लड प्लाज्मा में रहने देंगे. ठीक है, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन जो कि लंग्स या एल्वियोलाई पे है उसका 97% पार्ट ब्लड में आरबीसी के अंदर डाल दिया और 3% ऑक्सीजन हमने प्लाज्मा में ही छोड़ दिया डिसॉल्व्ड स्टेज में. डिसॉल्व्ड स्टेज में ये 3% प्लाज्मा ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल गया. ठीक है, घुलनशील है, सॉल्यूबल है 3% और वो रह गया डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. बचे हुए 97% का क्या हुआ बेटा, बचे हुए 97% का जिसको हमने आरबीसी के अंदर डाला है, ये ऑक्सीजन बेटा जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा. ये ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा. कहां पे जुड़ेगा, ध्यान करो बच्चों, हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट में जिसके पास आयरन है उस पे जाके चिपक जाएगा. ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन जुड़ सकता है, ये भी आपको पता है. और जुड़ के बेटा ये बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो इसको अपन कह देंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन. लो बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अच्छा बताओ, चलो पुराना भी साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे.
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पे हो रहा है? देखो लंग्स के सरफेस पे हो रहा है। और याद करो हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से क्या सीखा था कि लंग्स के सरफेस पे जहां पे एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वहां पे कौन सी इफेक्ट लगती है? वहां पे लगती है हार्डेन इफेक्ट। तो ये देखो लंग्स का सरफेस है, लंग्स के सरफेस पे क्या हो रहा है ब्लड में जब ये ऑक्सीजन जा रहा है? तो एक तो हो रहा है बच्चों एसोसिएशन, रिवाइज कर रहे हैं हम पुराना, एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो रहा है पहली चीज। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इधर बन रहा है, ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है, अपनी सीट रिजर्व कर रहा है कि मैं इतनी दूर ट्रेवल कैसे करूंगा, तो ट्रेन में बैठ गया तो अपनी सीट तो चाहिए ना बच्चों। तो ये हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के आयरन पे जाके बैठ गया, कौन? ऑक्सीजन। तो यहां पे बच्चों ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लंग्स के या एल्वियोलाई के सरफेस पे। कौन सी इफेक्ट लग रही है बेटा? इधर हार्डेन इफेक्ट लग रही है, हार्डेन इफेक्ट लग रही है। और बेटा याद करो हार्डेन इफेक्ट लगती थी जब तो कौन कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी होती थी कि लंग्स के सरफेस पे, अब आपको सब याद होगा, लंग्स के सरफेस पे मैम PO2 ज्यादा होता है, PCO2 कम होता है, H+ कम होता है, pH ज्यादा होता है, ऐसी सारी चीजें हमने की थी, है ना। इसके अलावा टेम्परेचर क्या किया था? टेम्परेचर कम होता है, वो जो बिसफॉस्फोग्लिसरेट था BPG वो भी कम होता है। ये सारी चीजें हमने की थी लंग्स के सरफेस पे पुराने लेक्चर में। तो ये सारा कुछ हमने यहाँ पे लगा दिया और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया। अब तुम देखो अब क्या होगा, बना तो दिया, अब ट्रेन चल पड़ेगी। ये अब ब्लड तो घूम रहा है पूरी बॉडी में, सर्कुलेट हो रहा है, ये RBCs के साथ सर्कुलेट हो रहा है, ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ सर्कुलेट हो रहा है। यानी बेटा हमारे ब्लड में लंग्स के सरफेस पे जो ऑक्सीजन गया है ब्लड के अंदर वो 97% तो RBC के थ्रू ट्रेवल करता है और 3% बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में प्लाज्मा में घुल के ट्रेवल करता है। ठीक है, पहली बात हो गई। अब ट्रेवल कर रहा है, घूमते घूमते ये टिश्यूज के पास पहुंचा, बॉडी के सेल्स के पास पहुंचा। तो बच्चे सेल्स के पास पहुंचा क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही तो पहुंचा। सेल्स के पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन ही तो घूमते घूमते पहुंच रहा है, इसी फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रेवल कर रहा है हीमोग्लोबिन से जुड़ के। जब ये टिश्यूज के पास पहुंचा तो अब हमको इसमें से ऑक्सीजन निकाल के इधर देना है। इसके लिए अपन सीधा सा काम करेंगे ना, अपन इसको तोड़ देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ देंगे, हीमोग्लोबिन अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो। जो तुमने यहाँ जोड़ा था इसको घुमाने के लिए, अब उसको तोड़ दो, अब वो अपनी सीट से हट जाएगा क्योंकि अब उसको उतरना है अपने स्टेशन पे। तो ये ऑक्सीजन निकल गया बेटा, और निकल के फिर ये यहाँ से टिश्यूज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमने तोड़ा और ऑक्सीजन फ्री हो गया, अब वो अपने सेल्स के अंदर टिश्यूज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी बेटा टिश्यू के सरफेस पे क्या हो रहा है? फिर से डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन को भेजना है ना बेटा। अब तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि टिश्यू के सरफेस पे क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पहली चीज तो ये हो गई। और कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा इधर? कौन सा इफेक्ट लगेगा? टिश्यू के सरफेस पे लगता है बोहर इफेक्ट। और जब बोहर इफेक्ट लगता है तो याद करो कौन कौन सी कंडीशन चलती है, सारी इसकी अपोजिट कर दो। इधर PO2 कम होगा, PO2 कम, PCO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, इसलिए pH कम, टेम्परेचर ज्यादा और इसके अलावा BPG ज्यादा। इतनी कंडीशंस हम लगाते हैं टिश्यू के सरफेस पे, जिन कंडीशंस की वजह से डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है और इस चीज को हम बोहर इफेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो तुम देख रहे हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन 97% ट्रेवल कर रहा था, फिर वो यहाँ पे आके डिसोसिएट कर गया। और ये कौन सी प्रोसेसेस लग रही है बेटा? लास्ट चीज जो हमने ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन यहां से यहां ब्लड में जा कैसे रहे? सिंपल डिफ्यूजन से। सिंपल डिफ्यूजन मतलब सिर्फ पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से चला जा रहा है। इधर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, ब्लड में कंपैरेटिवली कम है, तो यहाँ चला गया। अच्छा, ब्लड में जितना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ये। अब जैसे ही ये बना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितना पार्शियल प्रेशर चल रहा है उससे कम टिश्यूज में है, तो फिर से हायर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ बिना किसी एनर्जी के यूज के पैसिव प्रोसेस से ये गैस चली जाएगी। फिर से कौन से मेथड से जाएगी? सिंपल डिफ्यूजन।
ठीक है, तो इतना हमने ध्यान रखना है अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होती है, 3% डिसॉल्व्ड स्टेज में होती है, और इस तरह यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन पहुँच गई। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा, अच्छे से एब्जॉर्ब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। वी विल मूव ऑन टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाउ। जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया, वैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर दो। अब तुमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस होती है? तुम्हारे बॉडी के सेल्स में प्रोड्यूस होती है। जब ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एटीपी निकालने के लिए, तब वहां पे CO2 निकल जाती है, जो कि हमारे लिए वेस्ट है, तो हम उसको उसी पाथ से वापस रिटर्न कर देते हैं। यानी कि बेटा CO2 का रास्ता कहां से कहां होगा? CO2 बेटा टिश्यू में प्रोड्यूस हुई है, या सेल्स लिख लो, और यहां से CO2 को पहुंचाना है हमने लंग्स में। कहां पहुंचाना है? लंग्स में, या कह लो एल्वियोलाई के सरफेस पे, दोनों ही बात लिख सकते हैं। तो अब टिश्यू का रास्ता, कार्बन डाइऑक्साइड का रास्ता क्या है? टिश्यू से लेके इसको पहुंचाना है हमने लंग्स के सरफेस पे, ठीक है, लंग्स के सरफेस पे। इसके लिए भी हम मदद किसकी ले रहे हैं? हेल्प किसकी ले रहे हैं? ब्लड की ले रहे हैं। ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है बेटा, ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करेंगे ये गैसेस। तो चलो ब्लड बना लिया, ब्लड वेसल बना ली, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर अगेन क्या प्रेजेंट होगा? RBC प्रेजेंट होगा। थोड़ा और बड़ा सर्कल बना लेते हैं, आ जाओ। RBC प्रेजेंट होगा बेटा। चलो, बड़ी सारी चीजें सीखनी है हमको, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉपी पेन छोड़ दीजिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद उसको नोट डाउन करिएगा पॉज करके, ठीक है। हमने क्या बनाया अभी तक? हमने ये दिखाया है ब्लड प्लाज्मा। बाहर क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा होगा, और उसके अंदर हमने एक RBC दिखा दी है, एक RBC दिखा दी है। RBC के अंदर क्या होता है तुमको पता है? रेड कलर पिगमेंट की वजह से हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड कलर का, ये हमने दिखा दिया है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू में, सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, देखो वो सारी एंटर करेगी ब्लड में। ब्लड में सारा का सारा आया, इसमें से 7% घुल गया, 7% प्लाज्मा में, ब्लड के फ्लूइड वाले पार्ट में डिसॉल्व हो गया। 7% डिसॉल्व्ड स्टेट में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि ऑक्सीजन 3% आया था और कार्बन डाइऑक्साइड 7% आ रहा है। इसी से आपको क्या पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में ज्यादा घुल जाता है, ज्यादा घुलनशील है, ज्यादा सॉल्यूबल है। कितना ज्यादा? 20 to 25 टाइम्स ज्यादा। बेटा ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील होता है, सॉल्यूबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। वो 3% ही रह गया था प्लाज्मा में, देखो ये 7% प्लाज्मा में आ गया, ठीक। बचा हुआ 93% चला जाएगा RBC के अंदर। बचा हुआ 93% जाएगा RBC के अंदर। अब RBC में जाने के बाद सारा का सारा 93% कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ेगा बेटा, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं जुड़ेगा। इस 93% में से 20 to 25% CO2 अलग कर दो, और बचा हुआ बच्चे 75% के अराउंड जो आएगा, 70% के अराउंड जो आएगा, 70% के अराउंड जो रेंज आएगी उसको अलग कर दो। 70% CO2 को अलग कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया? 7% डिसॉल्व, 70% अलग, 20 to 25% अलग, ठीक। अब देखो ये जो CO2 20 to 25% है, इसको हीमोग्लोबिन से जोड़ दो, और हीमोग्लोबिन से जोड़ के बना दो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी, ओह सो सॉरी बेटा, वेरी सॉरी, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बताऊंगी मैं आपको क्या होता है। अभी आप लिखोगे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है हीमोग्लोबिन से तो क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है हीमोग्लोबिन से तो कहते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अभी के लिए आप इतना याद रखो, ठीक है। अब बचे हुए 70% का क्या बेटा? बचे हुए 70% का क्या होगा? बचा हुआ 70% जुड़ता है बेटा वाटर से, पानी के साथ रिएक्ट करता है। बच्चे जब पानी के साथ रिएक्ट किया तो CO2 प्लस H2O ने मिलके H2CO3 बनाया।
पहली बात H2CO3 बनाया विच इज कार्बोनिक एसिड, तो इन्होंने कार्बोनिक एसिड बना लिया। ठीक है बेटा, कार्बोनिक एसिड को ऐसे रहना पसंद नहीं है, कार्बोनिक एसिड ने अपने आप को तोड़ा और बनाया H प्लस HCO3 माइनस, आयंस के फॉर्म में अपने आप को तोड़ दिया। फिर से करते हैं, पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया, 7% डिसॉल्व्ड स्टेट में प्लाज्मा में रह गया, बाकी के आरबीसी के अंदर आए, जिसमें से 20 से 25% ने कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाया, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कहाँ जुड़ता है, ग्लोबिन पार्ट के जो 4 पॉलीपेप्टाइड है उनके एंड टर्मिनल पे जुड़ जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जाके और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। बचा हुआ 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसने वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया, इट इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ने अपने आप को तोड़ के H प्लस और HCO3 माइनस आयन बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, ये HCO3 माइनस आयन बच्चे बना तो है आरबीसी के अंदर, ध्यान दो, बना तो है आरबीसी के अंदर, पर ये ट्रेवल अंदर नहीं करता, टिश्यू के सरफेस पे बन तो गया है, पर टिश्यू के सरफेस पे बनते ही फिर ये निकल जाता है बाहर, ये बाहर को आ जाता है HCO3 माइनस। और बेटा ध्यान देना, मतलब ये बना तो है आरबीसी के अंदर टिश्यू के सरफेस पे, पर ये ब्लड में जब ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंच रहा है तो ये प्लाज्मा के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ये प्लाज्मा है बेटा, प्लाज्मा में ट्रेवल कर रहा है। तो प्लाज्मा में दो चीजें ट्रेवल कर रही हैं, एक तो ये 7% डिसॉल्व्ड CO2 और 70% बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, प्लाज्मा में ही हो रहा है, यानी बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा के थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल कर रहा है। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा के थ्रू कितना % कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, तब बोलोगे 7%। लेकिन अगर डिसॉल्व्ड ना लगाया जाए, बस पूछा जाए कि प्लाज्मा के थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल कर रहा है, तो आप 7 + 70 यानी 77% आंसर करोगे। ठीक है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। अब ये HCO3 चल रहा है बेटा, ये जो HCO3 माइनस आयन है ना, इसके बारे में कुछ चीजें और सीखिए। सबसे पहले तो ये दोनों ही रिएक्शन यहाँ पे और यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, ये सब कुछ एनसीईआरटी की बातें बता रही हूं मैं आपको। ठीक है बच्चे, ये जो रिएक्शन होती है ये होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है H2 और CO2 का रिएक्शन और बनता है H2CO3, फिर वही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनको तोड़ भी देता है इसमें। अब बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गई कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में ये हो रहा है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है बेटा, कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ये भर भर के आरबीसी के अंदर पाया जाता है बेटा। आरबीसी के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बहुत ज्यादा। बट बेटा इसका थोड़ा सा अमाउंट प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि ये प्लाज्मा में क्या कर रहा है, पर एनसीईआरटी की ये लाइन जरूर हमने ध्यान देनी है कि बहुत ज्यादा पाया जाता है आरबीसी के अंदर ये रिएक्शन करने के लिए। थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है। लेक्चर के बाद जब जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये लाइंस मिलेंगी, ये चीजें मिलेंगी, दिखेंगी और उनको मार्क करेंगे। ठीक है, ये वाली बात हो गई कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में पाया जाता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में आपको पता होगा शायद, कि आपके बॉडी में, हमारी बॉडी में ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ये फास्टेस्ट एंजाइम होता है बेटा। दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ बॉडी। ये जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एंजाइम्स में जब हम पढ़ते हैं तब हम लिखते हैं इसको फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी में बड़े सारे एंजाइम्स है, उसमें से ये फास्टेस्ट एंजाइम है। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हो गई कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में। अब आगे सीखते हैं। अभी तक हमने क्या कर दिया, हमने HCO3 को बाहर कर दिया और ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल कर रहा है HCO3 माइनस।
पर क्या हुआ ना बेटा, ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड हमारा बड़ा जिद्दी सा है, इसने फिक्स कर रखा है कि मुझे इतना वॉल्यूम रखना है अपना, इतना पीएच रखना है, इतना मेरे अंदर सॉल्ट होना चाहिए, इतना आयरन होना चाहिए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए, और वो उसको फ्लक्चुएट नहीं करने देता। तो जब हम HCO3- बाहर निकाल रहे थे तो उसको पसंद नहीं आया, बोला मेरा पीएच बिगड़ जाएगा, इससे क्या बिगड़ जाएगा, पीएच बिगड़ जाएगा बच्चों। और इसीलिए इसने बोला कि ठीक है, अगर मजबूरी है कि मुझे HCO3- बाहर रखना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेवल करना इसको बाहर ही है, तो तुम कम से कम इक्विवेलेंट कुछ अंदर ले लो ताकि हम इसको कंपेंसेट कर पाए और पीएच ना बिगड़े। और इसीलिए बेटा जब HCO3- बाहर आता है तो बाहर से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर चला जाता है, बाहर से क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर चला जाता है। और जब क्लोराइड आयन, जितना HCO3- बाहर उतना क्लोराइड आयन अंदर जाए तो इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। दिस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट। तो अगर क्वेश्चन आए बेटा कि क्लोराइड शिफ्ट किस सरफेस पे चल रहा है, टिश्यू पे या लंग्स पे, तो सीधा आंसर है टिश्यू पे HCO3 बन रहा है, टिश्यू पे ही HCO3 बाहर निकल रहा है, तो टिश्यू पे ही क्लोराइड अंदर जाएगा। पर्पस क्या है क्लोराइड के अंदर जाने का, पीएच बैलेंस करना, पीएच बैलेंस करने के लिए ये अंदर जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कर दिया इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को 20 से 25% इस फॉर्म में, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% HCO3- के फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू, ये वाला आरबीसी के अंदर और 7% डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, घुले हुए फॉर्म में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेवल करा रहे हैं। और ट्रेवल कराते कराते हम कहां पहुंच गए, लंग्स के सरफेस पे पहुंच गए। जब हम लंग्स के सरफेस पे पहुंचे तो हमको सारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्री करना है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, हमको ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में पहुंचाना है। तो सिंपल है, यहां पे इनका तोड़ना बड़ा सिंपल है। देखो क्या करेंगे, जो डिजॉल्व्ड फॉर्म में है वो तो डिजॉल्व्ड वाला, डिजॉल्व्ड CO2 तो सीधा सीधा निकल के इधर आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से। सब कुछ सिंपल डिफ्यूजन से चल रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ चल रहा है, तो डिजॉल्व्ड वाला तो आ जाएगा। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में क्या करना है, इसको फिर तोड़ दो और फिर CO2 अलग हो जाएगा, फिर लेके इधर आ जाएंगे, लो ये वाला भी आ गया। सिंपल, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ के ऑक्सीजन को फ्री करके पहुंचा दिया था, वैसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करके CO2 को हम टिश्यू के अंदर पहुंचा देंगे, सॉरी लंग्स के अंदर पहुंचा देंगे। इस वाले के साथ क्या करें बच्चों, ये वाला तो बड़ा टिपिकल हो गया। देखो इसमें भी सिंपल रिवर्स गियर चलाते जाओ। क्या करना, HCO3 को वापस से अंदर करना, किसी और कलर से बनाए ताकि आपको समझ में आ जाओ। HCO3 को वापस इसमें यहां से H+ में जोड़ के वापस H2CO3, रिवर्सिबल रिएक्शन इसीलिए तो रखी थी बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। तो जो HCO3- है, जब लंग्स का सरफेस आए तो ये प्लाज्मा में से वापस चला जाएगा आरबीसी के अंदर। आरबीसी में जाने के बाद H+ से जुड़ के फिर से बना लेगा H2CO3, ये H2CO3 फिर से तोड़ के बना लेगा CO2 + H2O, और फिर ये CO2 फ्री हो गया यहाँ पे निकल के जाने के लिए। ये लो बच्चों, ये सारा का सारा CO2 हमने जैसे जैसे जोड़ा था वैसे वैसे तोड़ के वहां पे पहुंचा दिया। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो HCO3- जब अंदर जाएगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ब्लड का प्लाज्मा बोलेगा ये लो, मैंने तो क्लोराइड दे दिया था, अब तुम HCO3- ले गए जिसके बदले में मैंने क्लोराइड दिया था। तो आरबीसी बोलेगा तू अपना क्लोराइड वापस ले ले, वैसे भी हमने उसको बेमतलब का ही रखा हुआ था। और तब बेटा क्या होगा, क्लोराइड बाहर आ जाएगा। और जब क्लोराइड बाहर आएगा तो इसको क्या कह दोगे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कह देंगे बेटा इसको। ठीक है, अब एक आपने नाम सुना होगा हैमबर्गर फेनोमेना। हैमबर्गर फेनोमेना बेटा इसको नहीं कहते, ये तो बस हमने एक्स्ट्रा जान लिया कि HCO3 वापस अंदर जाएगा तो Cl बाहर आ जाएगा, इसको रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बेटा ये जो क्लोराइड शिफ्ट था इसी का दूसरा नाम है हैमबर्गर फेनोमेना, हैमबर्गर
फेनोमेना। तो आपने हाल्डेन और बोहर इफेक्ट तो सीखा ही हुआ है, एक और आपको पता चल गया हैमबर्गर फेनोमेना, जो कि हम क्लोराइड शिफ्ट को ही कहते हैं। तो अब क्वेश्चंस क्या बनते हैं बेटा कि ये हैमबर्गर फेनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट कहाँ पे लग रहा है? टिश्यू के लेवल पे लग रहा है। ये वाला जो फेनोमेना है ये कहाँ पे लग रहा है बेटा? टिश्यू के लेवल पे लग रहा है, ठीक है। पीएच बैलेंस के लिए लग रहा है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा और क्या हो रहा है टिश्यू के लेवल पे? टिश्यू के लेवल पे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन रहा है, यानी टिश्यू के लेवल पे बेटा एसोसिएशन ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन टिश्यू के लेवल पे हो रहा है। और टिश्यू पे क्या क्या कंडीशंस लगती हैं ये तो आपको पता ही है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कार्बा हीमोग्लोबिन बन रहा है और यहाँ पे टूट रहा है, यानी लंग्स के सरफेस पे क्या हो रहा है? कार्बा हीमोग्लोबिन टूट रहा है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन चल रहा है, डिसोसिएशन ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो ये याद करना बहुत ही सिंपल है, जहां से जो चीज पहुंचानी है वहां पे उसका एसोसिएशन होगा और जहां को पहुंचानी है वहां पे उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट कहां पे लग रहा है? टिश्यू लेवल पे। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहां लग रहा है बेटा? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट लग रहा है लंग्स के लेवल पे या फिर एल्वियोलाई के लेवल पे, ठीक है। ये और आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और 7% तब आंसर लगाना जब आपको सिर्फ डिसॉल्व पूछा जाए, डिसॉल्व CO2 कितना परसेंट प्लाज्मा से जा रहा है। अगर सिर्फ CO2 पूछा जाए कि कितना CO2 प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल कर रहा है तो 7% प्लस दिस 70% ऑफ CO2, ठीक है। This is all about the transport of carbon dioxide. You have to remember, इसमें आप क्लोराइड शिफ्ट, हैमबर्गर फेनोमेना, कितना परसेंट किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, कहाँ को ट्रेवल कर रहा है, ये सब कुछ ध्यान रखेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे अब आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक बारी फिर से अब आपने समझ लिया है, पॉज करके सारा कुछ नोट करेंगे, नोट करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे बढ़ते हैं। कम टू द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा, कुछ ना कुछ तो बेटा अपने ब्रेन में सेंटर होगा ना जहां से अपना रेस्पिरेशन कंट्रोल हो रहा है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रही है। तो चलो इसको करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेटा अपने पास ब्रेन में सेंटर्स हैं, ठीक है, जो कि अपने रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। 3 सेंटर्स का नाम लिख लेंगे अपन, 3 सेंटर्स का नाम। पहले को कहते हैं बेटा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, लय केंद्र। चलो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये एक सेंटर हो गया आपके ब्रेन में। दूसरे सेंटर का नाम है बेटा एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर। और तीसरे सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये तीनों सेंटर आपके ब्रेन में हैं। पर अब तुम सोचोगे कि नहीं मैम ब्रेन में कहाँ? ब्रेन में तो ये रहा मैम सेरिब्रम, सेरिब्रम के अंदर पड़ा है डाइएन्सेफेलॉन, फिर पड़ा है मिड ब्रेन, फिर पड़ा है पॉन्स, फिर मेडुला और फिर सेरिबेलम। तो ये सेंटर्स है कहाँ बेटा? ये वाला जो सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये मेडुला में रखा है। हम सीखेंगे आगे कि मेडुला ने एक तो आपकी सारी की सारी गंदी चीजों का ठेका लिया है बेटा, आपको हिचकी मेडुला की वजह से आती है, वॉमिट सेंटर मेडुला में है, छींके वहां से आती हैं, कॉफ सेंटर आपका मेडुला में है, ऐसी बेकार सी चीजें जितनी भी है ना सारा मेडुला में होता है। और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ऐसे सेंटर प्रेजेंट होते हैं मेडुला में जो कि आपके लिए बहुत वाइटल है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, जिन सेंटर्स के बिना, ठीक है। तो वहां पे लगा दिया। जबकि बेटा ये वाले जो दोनों सेंटर है ना एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक, ये दोनों बच्चे पॉन्स में हैं, पॉन्स में 2 सेंटर प्रेजेंट है। ये ऊपर पॉन्स रखा है, ये नीचे मेडुला रखा है। इसमें पॉन्स के अंदर एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और मेडुला के अंदर आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। तो बस इसी बात को लिख लो पहले, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। एपन्यूस्टिक सेंटर कहाँ है? पॉन्स वेरोलाई में। ये भी कहाँ है? पॉन्स वेरोलाई में। चलो लिख लिया।
इनके काम क्या है बेटा, अभी जब हम ध्यान से सुनो, अभी जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं ना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बाबा रामदेव के कैंप में नहीं गए हैं, आराम से सांस ले रहे हैं एकदम आराम आराम से, अभी जैसे हमारी ब्रीदिंग चल रही है, नॉर्मल ब्रीदिंग, टाइडल वॉल्यूम, ये सब कुछ जब चल रहा है, तो बेटा हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर काम करता है, मतलब हमारा मेडुला ही काम संभाल लेता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, दिस इज वर्किंग फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग से तुमको दो चीजें दिमाग में चल जानी चाहिए, एक तो 12 से 16 बार 1 मिनट में सांस लेना, 1 मिनट में ब्रीदिंग रेट होता है हमारा 12 से 16 बार, प्लस 2 सेकंड के लिए सांस अंदर लेना, इनहेल करना, और 3 सेकंड के लिए सांस बाहर निकालना, एक्सहेल करना। ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की वजह से। अच्छा बेटा, ये जो सांस अंदर लेते और बाहर निकालते हम नॉर्मल ब्रीदिंग में, इसमें एक तो तुम्हारी डायफ्रागम रिस्पॉन्सिबल होती है, तुमको अच्छे से याद है, तुमने मैकेनिज्म सीखा है पिछले लेक्चर में। इसके अलावा तुम्हारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिस्पॉन्सिबल होती है। ये दोनों मिलकर तुम्हारा ब्रीदिंग, जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, वो संभाल लेते हैं। मतलब कि ये जो मेडुला है वो निकल के मैसेज किसको दे रहा है, एक तो डायफ्रागम को दे रहा है बेटा, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को दे रहा है। किसको किसको दे रहा है, डायफ्रागम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दो जगह पे मैसेज लेके जा रहा है, इनको कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, वॉल्यूम बढ़वा रहा है, 2 सेकंड के लिए इनहेल करा रहा है, फिर मैसेज नहीं भेज रहा तो वो एक्सहेल हो रहा है, वो रिलैक्स कर रहे हैं और 3 सेकंड के लिए एक्सहेल हो रहा है, और फिर ये बार बार ऐसे करता जा रहा है। कौन सा सेंटर आपका, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो बेटा एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक कब काम करेंगे, ये एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक काम करेंगे आपकी डीप ब्रीदिंग में, जब आप तेज सांस लेते हो, लंबी सांस लेते हो, फोर्स्ड इनहेलेशन या फोर्स्ड एक्सहेलेशन करते हो। अब आ जाओ, अच्छा वाला ये जो हमारा मेडुला था वो काम कर रहा था, मेडुला के अंदर ही जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है वो काम कर रहा था। अब तुम अचानक चले गए बाबा रामदेव के कैंप में, अब बाबा कह रहे सांस खींचो, लंबी सांस लो, तो तुम कैसे लो, इस बेचारे को तो 2 ही सेकंड के लिए सांस अंदर लेने का मैसेज देने आता है। तब बेटा मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की हेल्प की ऊपर से न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने, लेट्स से सॉरी एपन्यूस्टिक सेंटर ने, ये एपन्यूस्टिक सेंटर है, लेट्स से दिस इज एपन्यूस्टिक सेंटर। तो एपन्यूस्टिक ने कैसे मदद की, एपन्यूस्टिक ने मैसेज दिया मेडुला को कि ठीक है अब थोड़ा लंबी सांस के लिए मैसेज दे दो डायफ्रागम को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, ठीक है। तो एपन्यूस्टिक सेंटर करता क्या है बेटा, एपन्यूस्टिक सेंटर इनहेलेशन को, इंस्पायरेशन को इंक्रीज करता है। यानी जब आप बाबा के कैंप में जाते हो और बाबा लंबी सांस लेने के लिए कहते हैं, तो आपका एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि पॉन्स में रखा है। और बच्चे ध्यान दो कि ये डायरेक्ट मैसेज लेके नहीं जाता डायफ्रागम या मसल्स के पास, ये अपना मैसेज देता है मेडुला की रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, और जैसा वो कहता है ये आगे वैसा मैसेज दे के इनहेलेशन को बढ़ा देता है, इनहेलेशन का टाइम बढ़ा देता है। अब मान लो तुम पहले ही दिन गए थे योगा सेंटर पे और बाबा कह रहे हैं 10 मिनट तक लंबी सांस लो, हम नहीं ले सकते भाई, मर जाएंगे, हम तो पहले दिन आए। तो ऐसे केस में आपको रोकता कौन है, बाबा तो कह रहे खींचो, अब बाबा की बात एक टाइम के बाद नहीं मान सकते बच्चों, मर जाएंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारी हेल्प करेगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक वाला है वो मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज देगा, इस एक्सट्रीम वाली इनहेलेशन को, जो बढ़ाया हुआ आपने इनहेलेशन का टाइम बढ़ा रखा है, उसको वापस से नॉर्मल करेगा। यानी पहला तो ये काम क्या करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेशन को डिक्रीज करेगा। बच्चे ध्यान दो, डिक्रीज करने की वजह से हमने इसका नाम रख दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एनसीईआरटी की बातें बता रही हूं मैं आपको बेटा। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहेलेशन को कम करता है, इंस्पायरेशन के टाइम को कम करता है। तुम तो पहुंच चुके थे, 2 सेकंड सांस अंदर ले रहे थे, एपन्यूस्टिक के बाबा रामदेव के कहने पे, ये लिख लो, ये क्या है, बाबा रामदेव हैं, ये लंबी सांस लेने को कह रहे हैं तुम्हें,
ठीक है। तो इनके कहने पे तुमने क्या किया, 2 सेकंड से 4 सेकंड पहुंचा दिया। अब ये वाला क्या करेगा, 4 सेकंड से वापस 2 सेकंड पे लेके आएगा तुमको, 4 सेकंड से वापस 2 सेकंड पे लेके आएगा। लेकिन हमने इसका नाम क्या रख दिया कम करने की वजह से, इंस्पायरेटरी स्विच ऑफ सेंटर, स्विच ऑफ सेंटर। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि हमारे इंस्पिरेशन को स्विच ऑफ कर देता है, इसका ये मतलब है कि ये बढ़े हुए टाइम को वापस से नॉर्मल पे लेके आ जाता है, पर इसका नाम ऐसा ही है तो हमने याद कर लिया कि इसको इंस्पायरेटरी स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं। अच्छा मान लो बच्चों इन दोनों में लड़ाई हो गई, ये किसकी बात मानेगा? एक बात तो ध्यान रखना, ये दोनों ही डायरेक्ट मैसेज नहीं लेके जाते, ये दोनों ही अपना मैसेज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को देते हैं, फिर जैसा ऊपर से मैसेज आता है वैसा करते हैं। अब मान लो बाबा बोल रहे सांस खींचो और तुम्हारा ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोल रहा है मर जाएगा बस कर अब और सांस नहीं खींचनी, तो करेंगे क्या? ये भी मैसेज दे रहा है, ये भी मैसेज दे रहा है, ये बेचारा क्या करे? तो बेटा उस टाइम पे तो मरने से बचोगे, बाबा की बात थोड़े मानोगे। तो यानी कि अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो बाबा हार जाएंगे और किसको प्रायोरिटी मिलेगी? न्यूमोटैक्सिक सेंटर को प्रायोरिटी मिलेगी, इसको प्रायोरिटी मिलती है बेटा, ठीक है। अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो इसको प्रायोरिटी मिलती है, इसको नहीं मिलती, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये इंस्पायरेटरी स्विच ऑफ सेंटर, किसको कहते हैं? नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन काम कर रहा है, इंस्पायरेशन बढ़ा कौन रहा है, कम कौन कर रहा है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये दोनों ही मैसेज इसको दे रहे हैं, डायरेक्ट लेके नहीं जा रहे आपकी डायाफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के पास। अब आते हैं रेगुलेशन में ही दूसरे पार्ट पे कि बेटा अगर बॉडी में चेंजेस हो गए, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज पता चला, या फिर कह लो CO2 का पार्शियल प्रेशर चेंज पता चला, O2 का पार्शियल प्रेशर चेंज पता चला, तो पता कैसे चलेगा इन सेंटर्स को कि मुझे अब मेडुला को मैसेज देना है कि वो ऐसा कर दे ब्रीदिंग के साथ और ब्रीदिंग के हिसाब से बॉडी में जो चेंज हो गया है उसको ठीक कर दे। कभी हम भाग रहे हैं तो हम लंबी सांस लेने लगते हैं, डीप ब्रीदिंग करने लगते हैं, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है? ये सारा कुछ हो रहा है बेटा, एक मिनट, ये सारा कुछ हो रहा है रिसेप्टर्स की वजह से जो किसी चीज को सेंस कर पाते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं, जाने के बाद प्लीज एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से डिकोड करके देखना, ये सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस मैं उसको आपको सिस्टमैटिक वे से बता रही हूँ कि एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। सबसे पहली बात, रिसेप्टर 2 तरह के हो सकते हैं बेटा, एक तो हो सकते हैं केमिकल रिसेप्टर, तो नाम से ही पता चल गया ये किसी केमिकल के चेंज को डिटेक्ट करेंगे, जैसे कि H+ आयन का चेंज हो गया उसको डिटेक्ट कर लेंगे। वैसे दूसरा रिसेप्टर होता है बेटा बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या करता है? जैसे कि प्रेशर के चेंज को डिटेक्ट करता है, प्रेशर के चेंज को। तो मान लो PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, इनके दाब में कोई चेंज आया तो किसको पता चलेगा? बैरो रिसेप्टर को पता चलेगा। चाहे केमिकल रिसेप्टर हो या बैरो रिसेप्टर हो, बेटा ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो होते हैं सेंट्रल रिसेप्टर और एक होते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर्स। पेरिफेरल रिसेप्टर, सेंट्रल रिसेप्टर मतलब सेंटर में होंगे, कहाँ पे होंगे बच्चे? ब्रेन में होते हैं ये रिसेप्टर्स, ब्रेन में, ठीक। पेरिफेरल रिसेप्टर्स मतलब बॉडी की पेरीफेरी पे फैले हुए हैं, पेरीफेरी पे हैं, बाहरी एरियाज में हैं। तो ये होती है बेटा आर्टरीज में। तो कुछ आर्टरीज की दीवारों में रिसेप्टर लगे हैं, ये दोनों टाइप के जो चेंजेस को पता कर लेंगे। कुछ ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड वगैरह है उसकी जो दीवारें हैं वहां पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ये दोनों ही टाइप के जो इन चेंजेस को डिटेक्ट कर लेंगे। अब आ जाओ बेटा, ब्रेन में जो रिसेप्टर्स लगे वो किसको किसको डिटेक्ट कर सकते हैं? H+ को और PCO2 को, ठीक है। PO2 को नहीं डिटेक्ट कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। जो केमिकल रिसेप्टर होगा वो H+ को डिटेक्ट कर लेगा और जो बैरो रिसेप्टर होगा वो PCO2 में चेंज डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करके आपके सेंटर्स को बता देगा पॉन्स में और वो अकॉर्डिंगली चेंज करा देंगे मेडुला के सेंटर से, ठीक है। जो आर्टरीज है बेटा, तो कौन सी आर्टरीज में प्रेजेंट है ये पेरिफेरल, केमिकल एंड बैरो रिसेप्टर? एक तो बेटा कैरोटिड आर्टरी में,
कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? वो आर्टरी जो ब्रेन तक ब्लड लेके जाती है। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट से ब्रेन तक ब्लड का सप्लाई लेके जाती है। तो कैरोटिड आर्टरी में एक तो ये रिसेप्टर लगे हुए हैं और एक बेटा एओर्टिक आर्क वाली आर्टरी में लगे हुए हैं। जो सीधे एओर्टा निकलती है ना बेटा, उस आर्टरी में भी रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ये रिसेप्टर्स जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स है वो भी क्या डिटेक्ट करेंगे? H+ एंड PCO2। तो H+ तो केमिकल रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेगा और PCO2 बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेगा। प्लस बेटा अगर आपको चूज करना पड़ जाए कभी O2 को, तो इसमें तो कभी नहीं, इसमें कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत O2 भी डिटेक्ट हो जाता है पेरिफेरल रिसेप्टर्स में, ठीक है। पेरिफेरल रिसेप्टर्स कैन डिटेक्ट H+, PCO2 एंड थोड़ा बहुत PO2 का चेंज एज वेल, बट इट कैन नॉट डिटेक्ट, central receptor cannot detect the change in peripheral, the change in partial pressure of oxygen। ये जो ब्रेन वाला है वो कहाँ पे डिटेक्ट करेगा? CSF में। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अगर H+ और PCO2 में कुछ चेंज हुआ तो ब्रेन के सेंट्रल रिसेप्टर जो कि केमिकल और बैरो टाइप के हैं उनको पता चल जाएगा। और अगर ब्लड में कुछ चेंजेस हुए, ब्लड में H+ का, PCO2 का कोई चेंज हुआ, तो आर्टरीज के अंदर जो केमिकल और बैरो रिसेप्टर लगे हुए हैं उनको पता चल जाएगा और ये सारे मैसेज दे देंगे पॉन्स के सेंटर्स को। पॉन्स अकॉर्डिंगली चेंज करा देगा किससे? मेडुला के सेंटर से, ठीक है। दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए देन यू आर डन एंड डस्टेड। अब इसके बाद आपको कुछ भी देखने समझने की जरूरत नहीं है, बस जाके NCERT के लाइन्स अच्छे से पढ़ना एंड यू आर डन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वी हैव टू डू द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिसऑर्डर्स बच्चों। नेक्स्ट क्या करना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सबसे पहले तो बहुत कॉमन आपको पता है एस्मा का अटैक आता है ना। जब डस्ट से किसी को एलर्जी हो, पॉलन ग्रेन से किसी को एलर्जी हो, किसी सामान से किसी को एलर्जी हो जो वो इनहेल कर ले, तो एकदम से ब्रीदिंग इश्यूज आने लगते हैं, छींकें आने लगती हैं, कफ सा हो जाता है ना, वीजिंग होती है, सांस लेने में आवाजें होती हैं। ये सारा कुछ होता है एस्मा के अटैक में। तो सबसे पहला डिसऑर्डर लेते हैं बेटा एस्मा। एस्मा एस्मा सबसे पहले तो बेटा एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। फर्स्ट थिंग, इट इज अ एलर्जिक रिस्पॉन्स। जिन चीजों की वजह से एस्मा हो जाता है दोज आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। एलर्जेंस जैसे बच्चे, ये किसी के लिए डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा अचानक से सफाई वफाई करते हुए किसी को बहुत ही छींकें आने लगती है क्योंकि उसको डस्ट से एलर्जी होती है। कोई पर्टिकुलर फ्लावर आपने पकड़ा है तो उसको छींकें आने लगती हैं, उसको उसके फ्लावर के पॉलन ग्रेन से या किसी सब्सटेंस से एलर्जी होती है। सो इट कैन बी पॉलन ग्रेन एटसेट्रा। तो कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जिससे एलर्जी हो रही हो उसको हम कहते हैं एलर्जेंस। करते क्या है बेटा ये एलर्जेंस? इन एलर्जेंस की वजह से एस्मा में होता क्या है, जो स्मूथ मसल्स हैं, ध्यान देना सारे वर्ड्स पे, जो स्मूथ मसल्स हैं, किसकी स्मूथ मसल्स? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की दीवारों में जो स्मूथ मसल्स है बच्चों, स्मूथ मसल्स ऑफ वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल। ये मैं आपको इतना ध्यान से सुनने के लिए इसलिए कह रही हूँ एक एक वर्ड, क्योंकि बेटा इसी से आपको ऑप्शंस पकड़ने हैं कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है, ठीक है। बहुत सारी एक जैसी डिजीजेस को आपको दे देगा, आपको समझना होगा कि कौन से पार्ट में दिक्कत होने से ये वाला डिजीज हो रहा है, उसी से आप ऑप्शंस करेक्ट चूज कर पाओगे। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की जो दीवार होती है उसमें जो स्मूथ मसल है उसमें स्पैजम्स होने लगते हैं, ठीक है, उनका अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इसकी वजह से अचानक से दिक्कतें आती हैं बच्चों। कॉज तो आपको पता चल गया, फॉरेन सब्सटेंस है। उसकी वजह से सिम्टम्स क्या आते हैं, दिक्कतें क्या आती हैं, जैसे कफ, जैसे छींकें आने लगेंगी बहुत ज्यादा बेटा, स्नीजिंग, जब सांस लेने में आवाज होने लग जाए तो उसको कहते हैं व्हीजिंग। ऐसी कुछ चीजें हो जाएंगी और ऐसी कुछ चीजों की वजह से देयर विल बी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बच्चों दिक्कत होने लगेगी। अच्छा बेटा ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है अचानक से, तो
तो जो बीच में एरिया है, मान लो ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का कुछ भी एरिया है, इतना एरिया था, अब ये ऐसे ऐसे सिकुड़ गई हैं, दीवारें सिकुड़ गई हैं थोड़ी सी, तो एरिया तो इतना ही है, एयर पैसेज ही कम हो गया, अब एयर ही सिर्फ इतनी दूर आ सकती है, तो एयर पैसेज नैरो हो जाता है बेटा, जो हवा का सांस का जाने का रास्ता है वो पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। इसके नैरो होने की वजह से सांस अंदर कम जाएगी और ऐसा लगेगा सांस फूल रही है, सफोकेशन हो रही है, ब्रीदिंग इश्यूज आने लग जाएंगे, ठीक है। यहीं पे जोड़ो बेटा, आपने कई जगह पे पढ़ा होगा और क्वेश्चंस में आता है कि ऐसा होता क्यों है, ये ऐसी इन्फ्लामेशन क्यों हो जाती है इनमें। बेटा ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल हैं, स्पैज़म्स की वजह से उनमें इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन हमेशा से आपने पढ़ा है किस चीज को कहते हैं, इन्फ्लामेशन रेडनेस, पेन और स्वेलिंग को कहते हैं। आम भाषा में बेटा इन्फ्लामेशन को सूजन कहते हैं, बट एक्चुअल में इन्फ्लामेशन का मतलब होता है उस जगह पे रेडनेस होना, पेन होना और स्वेलिंग होना। ये किसकी वजह से होता है बच्चों, हमने टिश्यूज में भी पढ़ा है, ये इन्फ्लामेशन ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल की दीवारों में होने से, जिसकी वजह से रास्ता कम हो गया है और डिफिकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, ये होता है बेटा हिस्टामीन की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टामीन की वजह से। और ये हिस्टामीन कहां से आता है बच्चों, मास्ट सेल से, ध्यान करो, मास्ट सेल से। मास्ट सेल ने 3 चीजें निकाली थी ना, हेपारिन, हिस्टामीन, सेरोटोनिन, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हिस्टामीन 2 काम करता है, एक तो वो वैसोडाइलेटर है, मतलब ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, और ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। तो हिस्टामीन निकलने की वजह से इन्फ्लामेशन हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। हिस्टामीन यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का काम कर रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है अबाउट दी एस्मा। एलर्जेंस की वजह से होता है, दिक्कत कहाँ पे हो रही है, कौन से इश्यूज आते हैं और किसकी वजह से आते हैं, ये रास्ता इतना कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाता है, ठीक है। दिस इज वन डिजीज। नेक्स्ट यू हैव टू डू अबाउट एम्फाइसेमा। नेक्स्ट यू हैव टू डू एम्फाइसेमा, दूसरा डिजीज है बेटा एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा का मतलब होता है बेटा इन्फ्लेशन, फूल जाना किसी चीज का। कैसे, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इसका मेजर कॉज है बेटा, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, एक्सेस सिगरेट पीने की वजह से होता क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल में दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रास्ता कॉन्ट्रैक्ट करके पतला नहीं हुआ है, नैरो नहीं हुआ है, यहाँ पे बेटा एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो गई हैं, एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो गई हैं। एल्वियोलाई की जो दीवारें थी जहां से एक्सचेंज कराना है गैसेस का, वही सड़ गई हैं बच्चों। तो एक्सचेंज कैसे होगा, जो एल्वियोलाई की वॉल्स की इलास्टिसिटी थी वो खराब हो गई है, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से बेटा सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया है, और इसीलिए अब प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा। और बच्चों एक बार एल्वियोलाई की वॉल सड़ के खराब हो गई ना, तो उसको ठीक नहीं कर सकते, थोड़ी अपना लंग्स बाहर निकालेंगे, नया एल्वियोलाई लगाएंगे और फिर लंग्स रख लेंगे, ऐसा तो नहीं होता। और इसीलिए बेटा एम्फाइसेमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, जल्दी ठीक नहीं होता, ये लाइफ टाइम इसके इफेक्ट्स चलते रहते हैं, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। तो एस्मा में याद रखना ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में दिक्कत हुई है, जबकि एम्फाइसेमा में एल्वियोलाई की वॉल्स में दिक्कत हो गई है, सरफेस एरिया कम हो गया है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने में दिक्कत हो रही है, और ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, सिगरेट पीने की वजह से हो रहा है तो सिगरेट नहीं पिएंगे बेटा, सिगरेट नहीं पिएंगे तो प्रिवेंशन बन जाएगा और एम्फाइसेमा होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। जो कॉज है उसको खत्म कर दो, जहां जहां पे भी जो भी कॉज होता है डिजीज में, अगर वो ही नहीं रहेगा तो प्रिवेंशन हो जाएगा उस डिजीज का, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों, इसके बाद थर्ड आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब ये नाम को तोड़ के देखो बेटा, कोई ऐसा
रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर जो ऑक्यूपेशन की वजह से हो गया है, जैसे कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं और फैक्ट्रीज में उन लोगों को वो एक्सपोज हो रहे हैं किससे, डस्ट से, किसी सब्सटेंस से, किसी टॉक्सिक गैस से, किसी टॉक्सिक फ्यूम से, और वो सब उनके सांस में उनके साथ साथ अंदर जा रही है और खराबी कर रही है। तो इसकी वजह से हो जाते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जो क्वेश्चन पूछते हैं बेटा इस पे ध्यान दो, जब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ये सारी चीजें अंदर जाती हैं तो होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस होता है बच्चों, मतलब लंग्स में अंदर ये सबके सब्सटेंसेस के जाने की वजह से रगड़ होती है और वहां पे लंग्स का फाइब्रोसिस होने लगता है। क्या मतलब कि फाइब्रोसिस में होता क्या है बेटा, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन, जो लंग्स के अंदर सरफेस की सेल्स है ना वो रगड़ रगड़ के बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग जाती हैं और वहां पे सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। सेल्स के बहुत ज्यादा डिवाइड करने को ही कहते हैं प्रोलिफरेशन, और जिसकी वजह से वहां पे सड़ने लगता है एरिया, जिसको कहते हैं फाइब्रोसिस। तो लंग फाइब्रोसिस हो जाएगा अगर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो। इसी में कुछ डिसऑर्डर्स के नाम सीख लीजिए यहीं पे। अगर मान लो किसी ने फैक्ट्रीज में अपने एयर के साथ जो सांस ले रहे हैं उसमें सिलिका अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा, सिलिकोसिस। एस्बेस्टोस एक सब्सटेंस होता है वो अंदर लिया तो हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। और इसी तरह एक होता है बेटा, अगर कोल अंदर लिया, कोल अंदर लिया तो हो जाता है न्यूमोकोनियासिस। न्यूमोकोनियासिस, न्यूमोकोनियासिस में कोल अंदर जा रहा है इसीलिए इसको कहते हैं ब्लैक लंग डिजीज। ब्लैक लंग डिजीज, ठीक है, ब्लैक लंग डिजीज या न्यूमोकोनियासिस होता है कोल के इनटेक से। अब इसका प्रिवेंशन क्या होगा, वेरी सिंपल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोजर हो रहा है इन चीजों से जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो कोशिश कर सकते हैं वो जो वर्कर्स हैं कि उनका कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर ना हो। वो कोशिश कर सकते हैं कि उनका उन चीज़ों से कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर ना हो और वो सारे टाइम मास्क लगा के रखें, जो कि उनको हेल्प कर सकता है इन चीज़ों के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिसऑर्डर्स के बारे में। एस्मा किया आपने, एम्फाइसेमा किया, और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किए जिसमें आपने सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियासिस और ब्लैक लंग डिजीज का नाम सीखा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं बेटा दो चीज़ों पे, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पे और दूसरा बेटा माउंटेन सिकनेस पे। तो मैं आपको सिखाती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में। क्या होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, आपने सुना होगा पुराने टाइम में या अभी भी गांव वगैरह में ऐसा होता है कि ठंड के टाइम पे एक बोरसी बनती है, मिट्टी का ऐसे पतीला सा बनता है जिसमें कोयला रख के हल्का सा वो फ्यूल डाल के और उसको जला के हाथ पांव अपने सेकते हैं ठंड में, ठंड से बचने के लिए, है ना। तो लोग क्या करते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि उसको रूम के अंदर रख लेते थे। कोयला जल रहा है बेटा तो वो तो कंप्लीटली जलेगा नहीं और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उसके इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो रूम में रख के रूम बंद करके अगर सो गए और उन्होंने सोचा इससे रूम गरम गरम हो जाएगा, बट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, उस टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड खूब बढ़ रहा है उनके रूम में, कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए वो जो सोते सोते सांस ले रहे हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जा रहा है। और बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में जाके ऑक्सीजन के साथ कंपीट करता है, समझो इस बात को। अगर हम एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें, एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, मतलब हम ये जानना चाहें कि हीमोग्लोबिन को कौन ज्यादा चाहता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या ही दिक्कत है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एन टर्मिनल पे जाके जुड़ता है, किसके एन टर्मिनल पे, ग्लोबिन में जो 4 पॉलीपेप्टाइड है उसके एन टर्मिनल पे जाके जुड़ता है। अच्छा इसी में O2 कहाँ पे जुड़ता है, O2 तो जाके बच्चे आयरन पार्ट पे जुड़ता है।
और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी बेटा आयरन पार्ट पे ही जुड़ता है, और इसीलिए अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इन दोनों में होता है कंपटीशन, इन दोनों में होती है बेटा लड़ाई। ठीक है, अब जीतेगा कौन? जो हीमोग्लोबिन को ज्यादा चाहता है। देखो ये तो दोनों ही हीमोग्लोबिन से एक ही जगह पे जुड़ना चाहते हैं, पर जीतेगा कौन? जिसको हीमोग्लोबिन चूज करेगा, यानी हीमोग्लोबिन की एफ के लिए एफिनिटी जिसकी ज्यादा होगी, जो उसको ज्यादा चाहता होगा। तीनों नाम सीखो पहले। एक तो हीमोग्लोबिन हो गया, अगर तुमने इसमें ऑक्सीजन जोड़ा तो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर तुमने इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जोड़ा तब इसको बोलोगे बेटा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर तुमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा तब इसको बोलोगे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया कार्बामीनो, ये हो गया कार्बोक्सी। और लड़ाई किसमें होगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। और बच्चे ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा प्यार कार्बन मोनोऑक्साइड करता है हीमोग्लोबिन से। इसकी एफिनिटी ज्यादा है बेटा 250 गुना। ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा एफिनिटी है कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, अब ऐसा होने की वजह से क्या हुआ, जब रूम बंद करके वो कोयला रख के जला के सो गए और उसके इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होके ऑक्सीजन से लड़ाई कर रहा है इस आयरन के लिए जिस एक जगह पे ही दोनों को जुड़ना है, और जीत कौन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एंड दिस इज फेटल बच्चों। अगर ये ज्यादा बन गया ना हमारे ब्लड के अंदर तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअली में ऐसा हो जाता था कभी कभी, जब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी पुराने टाइम में, तो ऐसा करने पे होता था कभी कभी सुबह उठ ही नहीं रहे हैं फिर। ठीक है, तो बच्चों ऐसा हो जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है विच इज पॉइजनस, और इसी को कहते हैं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अगर ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड जाके आयरन पे ज्यादा जुड़ने लगे तो ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाएगा उस जगह पे, और टिश्यूज में क्या हो जाएगा बच्चों? टिश्यूज में ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाएगी और ऑक्सीजन के लिए तड़प के मर जाएंगे बच्चों अगर ऐसा हो गया तो। और इस कंडीशन को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई। ब्लड में बड़ा ज्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, जो कि एक्चुअल में ऑक्सीजन से 250 गुना ज्यादा एफिनिटी रखता है हीमोग्लोबिन के लिए, तो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, ये चीजें आपको करनी थी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए। और एक लास्ट चीज आपको सीखनी है बेटा अबाउट द माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस के बारे में करते हैं। अब इसमें भी कर लो बेटा, माउंटेन सिकनेस मतलब क्या? पहाड़ों पे जाके सिकनेस फील होने लग गई। घूमने गए थे शिमला मनाली, अचानक से पता चला जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर बस चढ़ रही है उल्टियां हो रही हैं, जी मिचला रहा है, बड़ी दिक्कतें हो रही है, हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए यार, कहीं और ही राजस्थान में घूम लेते हैं कि नहीं। ठीक है, तो माउंटेन सिकनेस हो जाती है बेटा। होता क्या है, दिक्कत क्या होती है? थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ने लग गए तो ऐसे सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन शॉर्टेज फील होने लगती है। होता क्या है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर में TO2 कम होने लगता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होने लगता है। अच्छा, बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो जो हम सांस अंदर ले रहे हैं उसमें भी कम जाएगा, कम बाइंड करेगा तो कम ही टिश्यूज तक पहुंचेगा। तो पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से टिश्यूज तक ऑक्सीजन ज्यादा नहीं पहुंच पाता, जितनी जरूरत है उससे कम हो जाता है, और इसीलिए टिश्यूज को ऑक्सीजन शॉर्टेज होने लगती है। टिश्यूज को ऑक्सीजन शॉर्टेज होने लगती है। ठीक है, और इसकी वजह से सिम्टम्स कैसे आते हैं बेटा? सिम्टम्स आते हैं जैसे नॉजिया फील होगा, वॉमिटिंग होगी, चक्कर आएंगे, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब मान लो अब मैंने रहना ही वही है, मैंने तो सोच लिया अपनी जिंदगी वहीं गुजारूंगी पहाड़ों में, तो बेटा ऐसे थोड़े कि हर मान लो अगर रहना है सालों साल वहीं तो मैं रोज रोज उल्टियां करती रहूंगी, जी मिचलाता रहेगा, चक्कर आते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए जब थोड़े लंबे टाइम तक वहां पे रहो तो बॉडी उसके साथ एकोमोडेट कर लेती है। कैसे? बॉडी बेटा बहुत ज्यादा RBC बढ़ा लेती है अपने में। जब लंबे टाइम तक वहां रहो तो बॉडी पॉलीसाइथीमिया कर लेती है। पॉलीसाइथीमिया
पॉली मतलब ज्यादा करना, किसको? आरबीसी, अपना आरबीसी काउंट बढ़ा लेती है। आरबीसी काउंट बढ़ाने से क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर में तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर हमने अपने ब्लड में आरबीसी बढ़ा लिया कि जितना ऑक्सीजन जा रहा है वो ज्यादा आरबीसी से अब जुड़ जाए ताकि टिश्यूज को जितना चाहिए था उतना मिल जाए। तो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होने से, आरबीसी काउंट बढ़ाने से हम कंपेंसेट कर लेते हैं किसके साथ? जो कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसके साथ, ठीक है। और फिर नॉर्मल उसमें हमारा टिश्यूज तक सप्लाई पहुंचने लगेगा जितनी हमको जरूरत है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो भी पहाड़ों पे लोग रहते हैं, उधर बसे हुए हैं, बड़े रेड रेड से दिखते हैं, उनके रेड चीक्स दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा है उनके ब्लड में, ठीक है, वो उधर रहते हैं इसलिए। और उनके अंदर स्टेमिना भी बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि उनको ज्यादा जल्दी और क्या कर सकते हो? अच्छा, पॉलीसाइथीमिया के साथ साथ और क्या कर सकते हैं बच्चों? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर सकते हैं। वहां के लोगों का ब्रीदिंग रेट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसीलिए उनकी एक्टिविटीज भी अच्छी रहती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द माउंटेन सिकनेस। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर बच्चों। हमारा ये जो सेकंड चैप्टर था, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नाउ। क्या क्या सीख लिया बच्चों हमने इसमें? लंग्स का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर सीखा, उसके अलावा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में सीखा, उसके अलावा हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग सीखा, फिर हमने उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस सीखा, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सीखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ पे कैसे रेगुलेशन होता है हमारी बॉडी में, और इसके अलावा हमने सीखा कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स वन बाय वन, एक एक करके सारे लेक्चर्स देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज जाके एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा। एक एक करके आपको लगे अच्छा ये चीज तो आती है, ये तो क्लियर हो गया, बहुत जल्दी आप एनसीईआरटी कवर कर लोगे एक एक लाइन। ध्यान रखना, एनसीईआरटी कभी भी पढ़ते वक्त उसको इंग्लिश की तरह मत पढ़ना, साइंस की तरह पढ़ना, कि आप उसकी एक एक लाइन को डिकोड कर रहे हो कि अच्छा मुझे ये चीज समझ में आती है, इन्होंने क्या लिखा है। और आप जब लेक्चर सुन के वहां पे जाओगे, उसको रीड करोगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द लेक्चर्स बच्चों, ठीक है। इतना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर पर स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, डाइजेशन और रेस्पिरेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, बाय बाय एवरीवन।